नेहा और निशा मनीषा के ढाबे पर काम करती थीं, पर सुबह से लेकर देर रात तक काम में जुटे रहने पर भी दोनों बहनों को गालियां और प्रताड़ना ही मिलती थी। अरे कहाँ मर गई करमजली, जल्दी से बर्तन धोकर लाना। और निशा, तू क्यों मुझे घूरे जा रही है? जाकर मेज वेज साफ कर। ओहो, अरे मनीषा, बच्चियां हैं, इतना भी गुस्सा मत दिखाया करो इन्हें। प्यार से भी तो काम हो सकता है ना। आप तो चुप ही रहो। सुबह सुबह ग्राहकों का टाइम होता है, उसमें भी ढील की तो यह कामचोर कभी काम ना करेंगी। काम चोर तो नहीं है, दोनों बहनें बड़ी मेहनती हैं। नेहा मनीषा को प्लेट देती है तो मनीषा के हाथ से प्लेट गिर जाती है। सुबह सुबह तोड़ दी प्लेट। करमजली, तेरा ध्यान किधर रहता है? मालकिन, प्लेट तो आपके हाथ से छूटी है। यह सुनकर तो मनीषा का खून और अधिक गर्मा जाता है। वह अपने हाथ में पकड़ी करछी नेहा की पीठ पर मारती है और नेहा दर्द से चीख उठती है। मर गई। ओए माँ, मेरी बला से मर या जी, आगे से जबान लड़ाई ना तो चमड़ी उतार लूंगी करमजली की। ओफो, बस बस करो। मुझसे तुम्हारा ये अत्याचार नहीं देखा जाता। अरे भला बच्चों को कोई ऐसे मारता है क्या? आप जाकर ग्राहक देखिए, नौकर चाकरों को कैसे सीधा रखा जाता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। नेहा और निशा दोनों अनाथ बहनों को रोज ऐसे ही सितम सहने पड़ते थे। 2 वक्त का खाना और चंद पैसों की मजदूरी देकर जैसे उनको खरीद ही लिया था। दोनों बहनें पूरा दिन रोती सिसकती काम में जुटी रहती। उनके दुख बांटने वाला कोई न था। समय मिलता तो खुद ही एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश करती। कुछ दिन पहले तक तो दोनों बुलबुल की तरह चहकती रहती थी, मगर फिर एक हादसे ने जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। नेहा पूछ रही है, बापू, आप और अम्मा कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं बिटिया। हम भी चलेंगी आपके साथ। अरे तुम वहाँ क्या करोगी बेटी? हम शाम तक तो लौट ही आएंगे। तो फिर घर पर रहकर हम अपने फेवरेट मिर्ची वाले पकौड़े बनाकर खा ले माँ। हाँ हाँ, खा लेना, पर हमारे लिए भी बचा कर रखना, आते ही खाएंगे। तुम्हारे बनाए मिर्च पकौड़े तो बड़े ही तीखे और स्वादिष्ट होते हैं। यह कहकर बद्री और शोभा मंदिर चले जाते हैं, मगर मंदिर से लौटते वक्त अचानक ही उनकी बस एक हादसे का शिकार हो जाती है और वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बद्री पूछ रहा है, शोभा, शोभा तुम कैसी हो? मेरा तो जाने का समय आ गया। अब बेटियों को तू ही देखना। मैं भी कहाँ बच पाऊंगी जी। भगवान ने तो हमारी बेटियों को अनाथ बनाने का फैसला कर लिया लगता है। यह कहते कहते शोभा दम तोड़ देती है और उसे देख बद्री भी तड़पने लगता है और कहता है, हे ईश्वर, हमारी बेटियों की रक्षा करना। अब हमारी बेटियां तेरे ही भरोसे हैं। ऐसा कहकर बद्री भी दम तोड़ देता है। उनकी मौत से नेहा और निशा दोनों बहनें बिलख उठती हैं। बापू, आप तो मिर्च वाले पकौड़े खाने वाले थे। बापू, आप दोनों हमें क्यों छोड़ चले? अब हम अनाथ बहनों का क्या होगा बापू? उस दिन के बाद दोनों अनाथ बहनें पेट की आग में जलने लगी तो उस आग को बुझाने के लिए मनीषा के ढाबे पर काम करने को मजबूर हो गईं। मगर वहां भी मनीषा उन्हें टिकने नहीं देती। जरा जरा सी गलती पर उन्हें पीटने लगती। एक दिन तो मनीषा हद ही कर देती है। नेहा को खाना लगाने में थोड़ी देरी क्या होती है, मनीषा उस पर करछी चमचे बरसाने लगती है। वह चिल्ला रही है और कह रही है, करमजली, काम चोर, काम तो तुम बहनों से होता नहीं और ठूस 10-10 रोटियां जाती हो। चलो निकलो मेरे ढाबे से, निकलो। मनीषा, ये क्या कह रही हो? अनाथ बच्चियां कहाँ जाएंगी? मेरी ओर से जहन्नुम जाए करमजली, आप चुप रहिए। मनीषा के ढाबे से निकाले जाने पर दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। नेहा बद्री की फोटो के आगे रोते हुए कहती है,
बापू, ये दुनिया तो बड़ी जालिम है। गरीब अनाथ को कमर तोड़ मेहनत करने पर भी 2 रोटियां देना पसंद नहीं करती। बापू, अब हम क्या करेंगे? हमें तो ढाबे के काम से भी निकाल दिया। कुछ काम करना तो हम जानती ही नहीं बापू। निशा यह कह ही रही होती है कि तभी उन दोनों बहनों के सामने बद्री की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आवाज आती है, बेटी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बापू, आप, बापू, क्या आप हमें देख सकते हैं? हाँ, देख सकता हूँ मेरी बच्ची। सुनो नेहा, तुम तो मिर्च के स्वादिष्ट पकौड़े बना लेती हो, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर पकौड़े क्यों नहीं बेचती? बापू, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मिर्ची पकौड़ा बेचने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसे की चिंता तुम मत करो मेरी बच्ची, वहाँ पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें ले लेना, उनसे तुम्हारा काम चल जाएगा। यह कहकर बद्री की आत्मा अदृश्य हो जाती है और फिर 2-4 दिन बाद ही नेहा और निशा दोनों बहनें मिर्च पकौड़े की ठेली लगाने लगती हैं। निशा आवाज देती है, आओ बाबू आओ, मिर्ची का तीखा स्वादिष्ट पकौड़ा खाने के लिए आओ। और नेहा भी कह रही है, खट्टी मीठी चटनी के साथ लजीज तीखा मिर्च पकौड़ा। जैसे ही दोनों अनाथ बहनें यह आवाज लगाती हैं, कुछ लोग उनकी ठेली पर मिर्च पकौड़ा खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। एक ग्राहक कहता है, अरे वाह भाई वाह, मिर्च का तीखा पकौड़ा तो बड़ा स्वादिष्ट है। तो दूसरा ग्राहक बोला, हाँ भाई, सच में बच्ची, तुम तो बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाती हो। उस दिन के बाद नेहा और निशा के मिर्च पकौड़े सबको पसंद आने लगते हैं और उनका काम अच्छा चलने लगता है। नेहा बापू की फोटो को पैसे दिखाते हुए कहती है, देखो बापू, हमारी कमाई। बापू, हमारे मिर्च पकौड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। निशा ने पूछा, बापू, कहाँ हो बापू? क्या आज नहीं आ सकते आप? निशा के यह कहते ही बद्री की आत्मा प्रकट होती है और आवाज आती है, बेटे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम दोनों का मिर्च पकौड़ा सफल हो गया। अब तुम अपना पेट आराम से पाल सकती हो। यह कहकर बद्री की आत्मा अदृश्य हो जाती है और नेहा और निशा का मिर्च पकौड़े का काम दिन पर दिन अच्छा चलने लगता है। एक दिन राजेश उधर आता है तो उसकी नज़र नेहा और निशा पर पड़ जाती है। वह उनको पकौड़े बेचते देख बहुत खुश होता है और पूछता है, अरे नेहा और निशा, तुम यहाँ किसके पास काम करती हो? नहीं मालिक, यह तो हमारी अपनी ठेली है। हम दोनों बहनों ने मिर्च पकौड़े बेचने का काम शुरू कर लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। जरा देखूं तो, कैसे पकौड़े बनाती हो तुम? लो मालिक, खाकर देखो। वाह, मिर्च का ऐसा पकौड़ा पहले कभी नहीं खाया। तुम तो सच में बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हो। अब सुनो बेटा, आज के बाद मुझे मालिक वालिक कभी मत कहना, बस अंकल कहना, समझे? जी अंकल। धीरे धीरे नेहा और निशा के बनाए मिर्च पकौड़े पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। उनके तीखे पकौड़ों की मशहूरी सुन मनीषा का मन जलन से भर उठता है और वो कहती है, अरे, जिनको मैंने करमजली समझा वो तो भागो वाली निकली। सुना है मिर्च पकौड़े बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेती है। यह तो देखना पड़ेगा। यही सोचकर मनीषा उनकी ठेली के पास जाकर देखती है तो हैरान ही रह जाती है। हाय, ये करमजली तो सच में नोट कूट रही हैं। अगर मुझे इनके इस हुनर का पहले पता चल जाता तो आज तीखे पकौड़े मेरे ढाबे पे बन रहे होते और मैं खूब कमाई करती। पर अभी क्या बिगड़ा है, इन्हें बहला फुसलाकर मना लेती हूँ। यही सोचकर मनीषा उनके पास जाकर उन पर झूठा प्यार दिखाने लगती है और कहती है, नेहा और निशा, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर अब उतना ही प्यार करूँगी। हाँ बेटा,
तुम ये मिर्च पकौड़े बनाने का काम मेरे ढाबे पर चलकर करो ना। देखना, वहां ठेली से दोगुनी आमदनी होगी तुम्हारी। हाँ। मनीषा उन्हें बहुत मनाती है, मगर वे उसके साथ जाने से मना कर देती हैं। फिर कुछ साल बाद दोनों बहनें अपने मिर्च पकौड़ों से इतनी कमाई करती हैं कि देखते ही देखते मनीषा से भी बड़ा ढाबा बना लेती हैं। उनकी ऐसी कामयाबी देख बद्री और शोभा की आत्माएं प्रसन्न और शांत हो जाती हैं। अशोक दिल्ली में अपनी पत्नी रेखा, बेटा आर्यन और अपनी मां शकुंतला के साथ रहता था और एक गत्ते की फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी रीना बहुत चालाक, कंजूस और आलसी थी। वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। उसकी सास शकुंतला ही सारा काम करती थी। खाना बनाने में बहुत होशियार थी। उसके बनाए हुए आम के अचार की सब बहुत तारीफ करते थे। लेकिन रीना को अपनी बूढ़ी सास शकुंतला का रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह मन ही मन सोचती रहती थी, यह बुढ़िया बेमतलब में ही यहाँ बड़े बड़े खाया करती है। कोई ना कोई तरकीब निकालूं जिससे यहाँ से चली जाए। एक दिन उसने अशोक से कहा, तुम माँ जी को गांव में कराओ, मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती। इतना खाने पीने के लिए हमारे पास नहीं है कि हम सुबह दोपहर शाम इनको खिलाएं। इतनी आमदनी हमारी कहाँ है। तो अशोक ने बोला, अरे तो फिर अब ये कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी? रीना बोली, मुझे क्या मतलब, क्या मैंने ही ठेका लिया है? गांव में तो तुम्हारा छोटा भाई रहता है, उसी के पास रहेंगी। ओहो, वो तो बेचारा पहले से ही गरीब है। अरे वो कहाँ से इनका खर्चा उठा पाएगा? मैं कुछ नहीं जानती। अब या तो तुम इन्हें अपने साथ रखो या मुझे। मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। मम्मी, दादी जी को क्यों निकाल रही हो? फिर मुझे इतनी अच्छी अच्छी डिश और स्वादिष्ट अचार बनाकर कौन खिलाएगा? मुझे कहानी कौन सुनाएगा? चुप रहो। मैं अपनी दादी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। और मैं अपनी माँ को घर से नहीं जाने दूंगा। चाहे तो तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन एक दिन रीना ने शकुंतला को घर से निकाल दिया और अशोक से कह दिया, पता नहीं क्यों वह घर छोड़कर चली गई। शकुंतला रोती हुई सड़क पर जा रही थी। तभी वह एक कार के सामने आ गई। कार वाले ने अपनी कार रोक दी और बाहर आकर बोला, अरे दादी जी, आप अभी मेरी कार के सामने आकर कुचल जाती। तो शकुंतला दुखी मन से बोली, अच्छा रहता बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कार वाले ने कहा, अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है और कैसी ट्रेजेडी है कि मेरी माँ की अभी जल्दी ही डेथ हो गई है। मुझे तो बिल्कुल माँ के बिना अच्छा ही नहीं लगता। जिंदगी बहुत कीमती होती है, उसे ऐसे ख़त्म नहीं करते। बेटा, जिनका कोई ठिकाना नहीं, उनके लिए तो जिंदगी बेकार ही है। अच्छा तो आप मेरे घर चलो। आप मेरी दादी जी की तरह लगती हैं। मेरा नाम अजीत है। मेरी वाइफ सोनिया भी अकेली रहती है, इसलिए उदास रहती है। उसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत अच्छे नेचर की है। शकुंतला को तो यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी इतना अच्छा मोड़ ले रही है। वह बोली, ठीक है बेटा, जब तुम इतने प्रेम से कह रहे हो तो ये मेरा सौभाग्य ही है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझसे तुम्हें भी आराम ही मिलेगा। कहते हुए शकुंतला उसके साथ कार में बैठकर चली गई। वह कार वाला वास्तव में अशोक की फैक्ट्री का मालिक अजीत था, जो बहुत अच्छे दिल का नेक और दयालु व्यक्ति था। लेकिन इस समय उसकी गत्ते की फैक्ट्री घाटे में जा रही थी, इसलिए वह बहुत परेशान था। उसे इस बेसहारा बूढ़ी महिला पर तरस आ गया था। उसके बंगले में आकर अब शकुंतला के तो मजे हो गए। अजीत की पत्नी सोनिया भी उसे अपनी दादी समझने लगी। यहाँ भी शकुंतला सब काम करने लगी। सोनिया बोली, दादी जी, आप काम क्यों कर रही हो? आप आराम करो, यहाँ काम करने के लिए मेड है ना। तो शकुंतला ने कहा, पर बेटी, मैं बैठे बैठे ऊब जाती हूँ।
मैं बहुत अच्छे अच्छे पकवान और टेस्टी अचार बनाना जानती हूँ। मैं अपने अजीत बेटे को बना कर खिलाऊंगी। शकुंतला रोज एक नई डिश बनाकर अजीत को खिलाती थी। ऐसा देसी और टेस्टी खाना अजीत ने कभी नहीं खाया था। अजीत सोनिया से बोला, भाई देखो, तमाम देशी विदेशी और महंगे होटलों का खाना खाया, पर ऐसा टेस्टी खाना अब खाने को मिल रहा है। एक दिन अजीत ने शकुंतला का बनाया हुआ आम का अचार खाया तो वह बहुत खुश हुआ। वह बोला, अरे वाह, कितना टेस्टी अचार है। आपके हाथों में तो जादू है। सोनिया, सीख लो तुम भी। सोनिया ने कहा, और क्या, मेरी दादी है ही लाजवाब जादूगरनी। अब मैं भी सीख रही हूँ इनसे। इस टेस्ट की वैल्यू का मुझे अच्छी तरह से पता है। अमीर लोग टेस्ट के लिए कितना पैसा बर्बाद करते हैं, फिर भी उन्हें मनमानी चीज नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हो। दादी जी के बनाए हुए अचार के कई सैंपल कुछ बड़े बड़े दुकानदारों को भिजवाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ऐसा टेस्टी अचार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। जब इस टेस्टी अचार को और सब लोग खाएंगे तो इसके दीवाने बन जाएंगे। उसने बहुत सारे सैंपल फ्री में बड़ी बड़ी दुकानों में भेजे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। कुछ ही दिनों के बाद सबने डिमांड की कि अब बिक्री के लिए ढेर सारा अचार भेजें। ये अचार मार्केट में बहुत पसंद किया गया है। अजीत खुश होकर शकुंतला से बोला, दादी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपको पता नहीं है कि आपने क्या आइडिया दिया है। अब मेरी और आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब देखना हम कितना आगे जाते हैं। अजीत को खुश देखकर शकुंतला भी बहुत खुश हो गई। सोनिया बोली, हुआ क्या है? आखिर मुझे भी तो बताओ। आप दोनों ही खुश होते रहोगे क्या? तो अजीत ने कहा, अरे वाह, दादी जी के अचार का रिस्पॉन्स जबरदस्त आया है। अब हम नया काम शुरू करेंगे और जल्दी ही मार्केट में छा जाएंगे। सोनिया हैरान होकर बोली, भला वो कैसे? अजीत ने बताया, दादी जी अपने सीक्रेट मसाले बनाकर देंगी और अचार बनाने की रेसिपी बताएंगी। हमारे कारीगर इनकी देखरेख में बड़े स्तर पर अचार तैयार करेंगे। मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर लिए हैं। देखते हैं क्या होता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। भगवान की कृपा से हमारा काम अच्छा चलेगा। दादी जी का आशीर्वाद जो हमारे साथ है। जरूर बेटा, तुम्हारा काम जरूर अच्छा चलेगा, क्योंकि तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तो फिर आम के अचार की फैक्ट्री की शुरुआत कर देता हूँ। हमारे अचार का ट्रेडमार्क होगा दादी का आम का अचार। कैसा आइडिया है? सोनिया ताली बजाते हुए बोली, बहुत अच्छा है। सोनिया, अजीत और शकुंतला तीनों हंसते हैं। अजीत फैक्ट्री की शुरुआत करता है। उसकी फैक्ट्री का अचार बाजार में हाथों हाथ लिया जाता है। उधर गत्ते की फैक्ट्री बंद होने से अशोक बेरोजगार हो गया है। अब उनके घर में खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या है। तभी एक दिन वे टीवी पर दादी का आम का अचार का विज्ञापन देखते हैं। अशोक चौंक कर बोला, हैं? अरे ये तो माँ है। हमने इनको कितना ढूंढा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये जिंदा हैं। अरे ये तो मेरे मालिक अजीत हैं। तो आर्यन ने खुश होकर कहा, हाँ सच में, ये तो दादी हैं। इनको तो हमने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। ये यहाँ कैसे पहुँच गई? रीना ने देखा कि अब उसकी पोल खुल जाएगी तो वह बोली, मैंने इनको घर से निकाल दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप मुझे क्षमा कर दें। यह सुनकर अशोक बहुत नाराज हुआ। फिर रीना से बोला, चलो हम अभी चलकर माँ से माफी मांगेंगे और उनको अपने घर ले आएंगे। आर्यन तो बहुत खुश हो गया। वाह, अब मैं दादी जी के पास जाऊंगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब रीना भी पछता रही थी।
तीनों लोग अजीत के घर गए। वहां रीना और अशोक ने शकुंतला से माफी मांगी। अशोक ने कहा, माँ, रीना ने बहुत बड़ी गलती की, उसको माफ कर दो और घर चलो। अजीत ने आकर कहा, ये कहीं नहीं जाएंगी, अब ये इस फैक्ट्री की मालकिन है। हाँ, तुम लोग चाहो तो यहां आकर रह सकते हो और फैक्ट्री में काम करके तुम भी अमीर बन सकते हो। यह बात सुनकर शकुंतला, रीना और अशोक बहुत खुश हो गए। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। दादी के आम के अचार ने सबकी जिंदगी को खुशहाल बना दिया। अब सभी लोग मजे से रहने लगे।